कहानी कहानी का परिचय। कहानी कथात्मक गद्य की एक प्रमुख विधा है जिस रचना में कथा का ढांचा हो, कुछ घटनाएं तथा चरित्र हो तथा जो आकार में लघु हो, सामान्यतः उसे ही कहानी कह दिया जाता है। कहानी विश्व साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है जो दुनिया के हर समाज में सभ्यता के आरंभिक काल से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान है। मानवीय संस्कृति को निर्मित व संरक्षित करने में जिन साहित्यिक विधाओं के सर्वाधिक योगदान दिया है, उनमें गीतों के अतिरिक्त कहानियों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक दृष्टि से हमारे समाज में कहानियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ती है। उदाहरणतः जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश तथा कथा साहित्य सागर जैसी रचनाएं इसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। किंतु वर्तमान काल में जब कहानी की बात की जाती है तो वह पारंपरिक कथाओं से अलग मानी जाती है। कहानी और कथा में मूल अंतर न तो आकार का है, न भाषा का, और न ही उसमें विद्यमान तत्वों का। इनमें अंतर दृष्टिकोण का है। जहाँ कथाओं को आदर्शवादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण केंद्र में होता है, वहीं आज की कहानियों में यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती है। पारंपरिक कथाओं का मूल उद्देश्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना होता है। इसीलिए हर कथा के अंत में बताया जाता था कि इससे क्या शिक्षा मिलती है। उस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कथाकार घटनाओं व पात्रों का जाल बुनता था। वह घटनाओं को एक निश्चित क्रम में इस प्रकार रखता था कि कथा के अंतिम बिंदु पर वह नैतिक शिक्षा नाटकीय प्रभाव के साथ श्रोता या पाठक के समक्ष मुखर हो जाए। इस प्रकार की कथाओं में देश काल की प्रामाणिकता का दबाव कम होता था और अविश्वसनीय तथा काल्पनिक घटनाओं को भी पर्याप्त महत्व मिलता था। वर्तमान साहित्य में जब कहानी की चर्चा की जाती है तो उसका संदर्भ अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित कहानी परंपरा से है। आधुनिक शॉर्ट स्टोरी कहानी का आरंभ एडगर एलन पो अमेरिका से माना जा सकता है। शॉर्ट स्टोरी कहानी के संदर्भ में वे कहते हैं कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। अंग्रेजों के शासन के दौर में जब अंग्रेजी साहित्य संस्कृति व साहित्य से भारतीय समाज का परिचय हुआ तो वहाँ का साहित्यिक प्रवृत्तियां बंगाल से होते हुए हिंदी जगत में पहुंची। इसके परिणामतः हिंदी में भी पश्चिमी यथार्थवाद से प्रभावित कहानियां लिखी जाने लगी। इन कहानियों की विशेषता यह थी कि इनमें यथार्थ जीवन के किसी पक्ष का उद्घाटन किया जाता था और आदर्शों व कल्पनाओं से यथासंभव दूरी रखी जाती थी। कहानी और उपन्यास में तुलना कथात्मक गद्य के अंतर्गत दो प्रमुख विधाएं शामिल हैं, कहानी और उपन्यास। सबसे पहले हमें इनकी समानताओं तथा अंतरों को समझना चाहिए। दोनों विधाओं में एक और बहुत सारी समानताएं हैं तो दूसरी ओर अनेक अंतर भी है। समानताएं प्रमुखतः ये हैं कि दोनों गद्य विधाएं हैं और दोनों में ही कथात्मक ढांचा लिया जाता है। इतने ही नहीं, जो छह तत्व कथानक, चरित्र, वातावरण, उद्देश्य, भाषा, शैली तथा संवाद उपन्यास के माने जाते हैं, वहीं तत्व कहानी के भी माने गए हैं। इन समानताओं के आधार पर कुछ विद्वान मान लेते हैं कि कहानी व उपन्यास में सिर्फ आकार का अंतर है, अर्थात कहानी को लघु उपन्यास और उपन्यास को लंबी कहानी कहा जा सकता है। किंतु वस्तुतः ये दोनों विधाएं मूल प्राकृतिक में भिन्न हैं। बाबू गुलाब राय तथा प्रेमचंद्र जैसे लेखकों ने स्पष्ट तौर पर दोनों विधाओं को अलग बताया है। बाबू गुलाब राय ने तो ऐसी समानता करने वालों पर व्यंग करते हुए कहा है कि कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसे ही होगा जैसे चौपाया होने की समानता के आधार पर मेढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेढक कहें। उपन्यास और कहानी में कई अंतर हैं जिन्हें कुछ बिंदुओं में सूचीबद्ध किया जा सकता है। उपन्यास संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है, जबकि कहानी जीवन के किसी एक घटना या एक मनोभाव
को प्रस्तुत करती है। इस अंतर को प्रेमचंद ने अत्यधिक महत्व दिया है। वे लिखते हैं कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। इसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहद रूप दिखने का प्रयास नहीं किया जाता, न उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल, बूटे सजे हुए हैं, बल्कि यह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने सुमित्र रूप से दृष्टिगोचर होता है। उपन्यास भाव प्रधान नहीं होते, जबकि कहानियां भाव प्रधान हो सकती हैं, क्योंकि भाव प्रधान रचना वही हो सकती है जो आकार में संक्षिप्त हो और विषय वस्तु में एक ही मूल भाव को लेकर चले। ये विशेषताएं कहानी में ही हो सकती हैं। उपन्यास की गति अत्यंत धीमी होती है, जबकि कहानी की गति अत्यंत तीव्र होती है। इसीलिए उपन्यासकार अपने आसपास के परिवेश व वातावरण की चर्चा करते हुए चल सकता है, जबकि कहानीकार को ऐसा विस्तृत मौका नहीं मिलता। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसी दृष्टिकोण से उपन्यासकार और कहानीकार की तुलना क्रमशः बैलगाड़ी और हवाई जहाज के यात्रियों से की है। उपन्यास में सामान्यतः एक कथा नहीं होती, बल्कि कई कथाएं साथ साथ चलती हैं। इसके विपरीत कहानी में सामान्यतः एक ही कथा को स्थान देना संभव होता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि कहानी में यह संख्या कम होती है। उपन्यास में चरित्रों की का विस्तृत चित्रण होता है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में चरित्रों को रखकर उनके व्यक्तित्व के विविध पक्षों को उभारना संभव होता है। इसके विपरीत कहानीकार को चरित्र के उतने ही पक्ष उभारने का मौका मिलता है जितने कहानी के मूल विषय के लिए आवश्यक है। उपन्यास में देश, काल और वातावरण का विस्तृत अंकन होता है तथा उसी के परिप्रेक्ष्य में सारी घटनाएं और चरित्र उभरते हैं। कहानीकार को यह अवसर बहुत कम मिलता है कि पूछ की रात जैसी कुछ कहानियां तथा कुछ नई कहानियां ही वातावरण पर ध्यान मानी जा सकती हैं, अन्यथा कहानियों में वातावरण का तत्व कमजोर होता है। उपन्यास सामान्यतः आकार में काफी विस्तृत होता है, जबकि कहानी आकार में सीमित होती है। इन्हीं सब अंतरों के कारण प्रायः देखा जाता है कि अच्छा उपन्यासकार हमेशा अच्छी कहानियां नहीं लिख पाता और कई अच्छे कहानीकार अच्छे उपन्यास नहीं लिख पाते। उदाहरणतः अमृतलाल नागर अच्छे उपन्यासकार माने जाते हैं, किंतु उनकी कहानियां उतनी प्रभावशाली नहीं है। दूसरी ओर अमरकांत अत्यंत प्रभावशाली कहानीकार हैं, किंतु उनके उपन्यास लेखन के प्रयास उतने प्रशंसित नहीं हैं। हाँ, कुछ ऐसे लेखक जरूर हैं जिनकी दोनों विधाओं में प्रभावशाली उपस्थिति है, जैसे प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल और कमलेश्वर। हिंदी कहानी की विकास यात्रा। हिंदी कहानी की आधुनिक हिंदी गद्य की सर्वाधिक विकसित विधाओं में से एक है। भारतीय समाज में कथाओं की परंपरा तो प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, किंतु आधुनिक काल में जब भारतीय साहित्यकारों को की अंग्रेजी संस्कृत व साहित्य के अंतर्क्रिया होने लगी, तो साहित्य में यथार्थवादी और तत्व प्रबल हुआ और अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित होकर हिंदी में आधुनिक कहानियों की शुरुआत हुई। सामान्यतः माना जाता है कि माधवराव सप्रे द्वारा 1901 में रचित एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस प्रश्न पर काफी विवाद है। विवाद का कारण यह है कि कहानी के शुरुआती दौर में कई रचनाएं लिखी जा रही थी, जिनमें अलग अलग अनुपात में कहानियों के तत्व दिखाई पड़ते हैं। समस्या यही तय करने में आती है कि किस रचना में कहानी के तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति मानी जाए। सबसे प्रचलित कहानी यदि कालक्रम की दृष्टि से निर्धारित की जाए तो सैयद ईसा अल्लाह खां द्वारा 1803 ईस्वी या 1808 ईस्वी में रचित रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी ठहरती है, किंतु यदि कहानी के तत्वों की खोज करें तो इसे पढ़कर निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि यह पारसी थिएटर के लटकों झटकों से भरी मध्यकालीन किस्म की किस्सा गोई मात्र है। इसमें न तो व्यवस्थित भाषा है, न वातावरण या चरित्र चित्रण की सूक्ष्मता
चरित्रण की सूक्ष्मता। काल की दृष्टि से दूसरा दावा एक अमेरिकी पादरी रेवेरेंड जो न्यूटन द्वारा 1871 ईस्वी में रचित कहानी एक जमींदार का दृष्टांत का है। यह कहानी पहले उपलब्ध नहीं थी, किंतु अब इससे खोज लिया गया है और यह लंदन की ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में सुरक्षित है। लेकिन आंतरिक संरचना की दृष्टि से यह भी कमजोर है, क्योंकि इसमें धर्म प्रचार का दृष्टिकोण ज्यादा हावी है, यथार्थवादी दृष्टिकोण कम। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत में दो और प्रसिद्ध कहानियां लिखी गई। पहली है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना, और दूसरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। किंतु इन दोनों रचनाओं में भी किस्सा गोई का तत्व ज्यादा है, कहानी का कम। ज्यादा से ज्यादा इन्हें कथात्मक निबंध कहा जा सकता है, किंतु कहानी नहीं। कालक्रम की दृष्टि से इसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा 1900 ईस्वी में रचित कहानी इंदुमती का स्थान है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आचार्य शुक्ल ने भी इस कहानी को महत्व दिया है और लिखा है कि यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। वस्तुतः शुक्ल जी का संकेत यह है कि इंदुमती शेक्सपियर की प्रसिद्ध कहानी द टेम्पेस्ट की भावी किसी बंगला रचना के अनुकरण में लिखी गई है। अब यह मान लिया गया है कि इंदुमती को पूर्णतः मौलिक कहानी नहीं कहा जा सकता। 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक गुमनाम सी पत्रिका में माधव राव सब प्रेस की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई। यह एक विधवा नारी और एक जमींदार की स्वार्थ लिप्सा के द्वंद्व की कहानी है, जिसमें अंततः जमींदार को पश्चाताप होता है। वस्तुतः कहानी के तत्व की दृष्टि से यह पहली रचना है जिसे कहानी मानने में कोई समस्या नहीं दिखती। कुछ इतिहासकारों ने कुछ अन्य कहानियों को भी हिंदी की पहली कहानी सिद्ध करने का प्रयास किया है। शुक्ल जी द्वारा रचित 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी बंग महिला द्वारा रचित दुलाई वाली 1907 के अतिरिक्त गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था 1915 को भी पहली कहानी सिद्ध करने के प्रयास हुए हैं। ये सब कहानियां कहानी के तत्व की दृष्टि से प्रमाणित मानी जा सकती हैं, किंतु एक टोकरी भर मिट्टी को ही हिंदी की पहली कहानी माना जाना चाहिए, क्योंकि वह इनसे पहले प्रकाशित हो चुकी थी और उसमें कहानी के तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। हिंदी कहानी का इतिहास 5 चरण। हिंदी कहानी की संपूर्ण विकास यात्रा को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण प्रेमचंद्र पूर्व युग 1901 से 1915, दूसरा चरण प्रेमचंद्र प्रसाद युग 1915 से 1936, तीसरा चरण उत्तर प्रेमचंद्र युग 1936 से 1955, चौथा चरण नई कहानी 1955 से 1960, पांचवा चरण नई कहानी के परवर्ती आंदोलन 1960 से अभी तक। प्रेमचंद्र पूर्व युग हिंदी कहानी का पहला चरण 1901 से 1915 तक विस्तृत है, जिसे प्रेमचंद पूर्व युग कहते हैं। इस समय कहानी परंपरा जन्म ले रही थी, इसीलिए उसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवादी और नैतिकतावाद की झलक साफ दिखती है। चूंकि इस समय देश नव जागरण के दौर से गुजर रहा था, इसीलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी यहाँ स्पष्ट झलकती है। इस काल की प्रमुख कहानियां हैं 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903, दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष 1907, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी 1901, टोकरी भर मिट्टी माधव राव सप्रे 1901, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915। इस काल की कहानियां कला की दृष्टि से शैशवावस्था में ही हैं, उनमें पूर्णता नहीं दिखाई पड़ती। इस काल की एकमात्र उपलब्धि उसने कहा था कहानी है, जिसमें पहली बार पूर्वदीप्त फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त इसमें शिल्प की प्रयोगशीलता तथा परिवेश की जीवंतता भी प्रशंसनीय है।
कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पूर्व प्रेमचंद युग के विशिष्ट कहानीकार हैं। कहानी को साहित्य की एक सशक्त एवं सफल विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने में उनका आधारभूत योगदान है। गुलेरी जी ने कुछ ही कहानियां लिखी जिनमें प्रमुख हैं सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। इनमें उसने कहा था प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी की चरम उपलब्धि है। उसने कहा था कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। उसने कहा था कहानी का हिंदी कहानी के इतिहास में विशिष्ट स्थान इसलिए है क्योंकि सर्वप्रथम इसी में आधुनिक हिंदी कहानी की विशेषताएं प्रखर रूप में दिखाई देती हैं। संवेदना के धरातल पर स्वेच्छावादी तत्व एवं द्वंद्व तथा शिल्प के धरातल पर नाटकीयता, आंचलिकता, पूर्व दीप्ति पद्धति, जीवंत वर्णन शैली आदि को धारण करने के कारण यह हिंदी कहानी की प्रथम सशक्त उपलब्धि के रूप में सर्वमान्य है। गुलेरी जी की शैली मुख्यतः वार्तालाप की शैली है, जहां वे किस्सा बयानी के लहजे में मानो सीधे पाठक से मुखातिब होते हैं। भाषा के मिले जुले रूप और बातचीत के लहजे से उनके लेखन में एक अनौपचारिकता और आत्मीयता भी आ गई है। उनकी कथाओं के पात्र मानवीय हैं और उनके चरित्रों में यथार्थ है। प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 के आसपास हिंदी कहानी के दूसरे चरण का आरंभ दिखाई पड़ता है, जिसमें प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने कहानी की दो विभिन्न शैलियों का विकास किया। ये दोनों लेखक 1910 ईस्वी के आसपास से ही लिख रहे थे, किंतु 1915 ईस्वी तक आते आते इनकी शैलियां इतनी परिपक्व हो गईं कि इनके नाम से नए युग की पहचान की गई। प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया, जबकि प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूतियों और उसके मनोवैज्ञानिक सत्य को कहानियों का विषय बनाया। हिंदी कहानी का प्रेमचंद प्रसाद युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर चलता है। गांधी युगनी विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानियों पर अलग अलग रूपों में व्यक्त हुआ। प्रेमचंद तो लंबे समय तक गांधी के अहिंसा, सत्याग्रह और हृदय परिवर्तन जैसे सिद्धांतों से प्रभावित रहे और उनकी कहानियों में यह प्रभाव पर्याप्त मात्रा में दिखता है। जयशंकर प्रसाद पर यह प्रभाव उतने सीधे रूप में नहीं है। उन्होंने व्यक्ति की निजता जैसे विषयों पर गहरा लेखन किया है और सरसरी तौर पर यह गांधीवादी विचारधारा के विपरीत नजर आता है। किंतु अगर हम ध्यान रखें कि गांधी भी दर्शन के स्तर पर अध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अलग स्वधर्म मानने का विचार में आस्था रखते थे, तो प्रसाद और गांधी के बीच भी गहरे स्तर पर समानताएं खोजी जा सकती हैं। प्रेमचंद प्रसाद युग के अन्य कहानीकारों में सुदर्शन और विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के नाम से उल्लेखनीय। सुदर्शन की कहानी हार की जीत और कौशिक जी की कहानी ताई का हिंदी कहानी के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों ही कहानीकार प्रेमचंदानुगामी कथा दृष्टि के कहानीकार हैं। कहानीकार प्रेमचंद हिंदी कहानी के इतिहास के शिखर पुरुष हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों की कर्मभूमि ही नहीं बदली, उनका कायाकल्प भी कर दिया। प्रेमचंद ने 1907 ईस्वी में अपनी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न लिखी, जो उर्दू की पत्रिका जमाना में छपी। यह वह दौर था जब किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रेबंग, महिला तथा आचार्य शुक्ल हिंदी कहानी के क्षेत्र में आरंभिक प्रयोग कर रहे थे, किंतु हिंदी कहानी अपने शैशवकाल में ही थी। प्रेमचंद ने अपने 30 वर्ष के रचना काल 1907 से 1936 ईस्वी में लगभग 300 कहानियां लिखी, जिन्हें बाद में मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित किया गया। एक वाक्य में कहें तो प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानी के इतिहास में विकास का एक चरण मात्र न होकर एक लिपि या छलांग है। प्रेमचंद की कहानियां यात्रा को दो चरणों में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर पहला चरण लगभग 1907 से 1925 तक दिखाई पड़ता है, जबकि 1925 से 1936 के दौर कहानियां दूसरे चरण में शामिल की जाती हैं। पहले चरण
को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चरण कहा जाता है। इस चरण में उन पर आदर्शवाद, भारतीय परंपरा, हृदय परिवर्तन तथा अन्य गांधीवादी मान्यताओं का गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस चरण को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहानियां यथार्थ समस्याओं पर तो लिखी गई हैं, किंतु अंततः हृदय परिवर्तन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से आदर्श के बिंदु पर पहुंच कर समाप्त होती हैं। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और बूढ़ी काकी जैसे कहानियां इसी दौर की बूढ़ी काकी जैसे कहानियां इसी दौर की हैं। दूसरे चरण को यथार्थवाद का चरण कहा जाता है। 1925 ईस्वी के आसपास से प्रेमचंद का आदर्शवाद का प्रभाव क्षीण होने लगता है। उनकी कहानियां यथार्थ के सघन और नंगे रूप को देखने का साहस जुटाने लगती हैं। यहाँ कहानियां यथार्थ से आरंभ होकर यथार्थ में ही खत्म होती हैं। सदगति, पूस की रात तथा कफन जैसी कहानियां इस दौर की प्रतिनिधि कहानियां हैं। पहले चरण की प्रमुख कहानियां पंच परमेश्वर। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं कि पंच परमेश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यह था कि वे भारतीय परंपरा न्याय प्रणाली को ब्रिटिश न्याय प्रणाली से बेहतर सिद्ध करना चाहते थे। बड़े घर की बेटी यह इस दौर की सबसे प्रसिद्ध कहानी है जो संयुक्त परिवार के प्रति प्रेमचंद की आस्था को व्यक्त करती है। इसमें आनंदी नामक नायिका है जो अपने परिवार की संयुक्तता को बचाए रखने के लिए अपना व्यक्तिगत अपमान भूलने का निश्चय करती है। मंत्र, यह एक डॉक्टर की कहानी है जो अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए सामाजिक दायित्व को भूल जाता है। वह टेनिस खेलने के लिए जा रहा होता है और अपने आनंद के लिए एक गरीब बच्चे का इलाज करने से मना कर देता है। बाद में जब डॉक्टर के बच्चे को सांप काट लेता है तो वही गरीब व्यक्ति उसे बचाता है। डॉक्टर के पश्चाताप और हृदय परिवर्तन के साथ ही कहानी समाप्त होती है। बूढ़ी काकी, इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने वृद्ध वर्ग की समस्या तथा पारिवारिक ढांचे के भीतर उसके समाधान की संभावना पर प्रकाश डाला है। बूढ़ी काकी अपने स्वाभाविक इच्छाओं जैसे भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाती और उसके घर के अन्य सदस्य उसकी जरूरतों के प्रति बेपरवाह है। इस द्वंद्व की समाप्ति अंत में बहू के हृदय परिवर्तन से होती है। मुक्ति पथ, यह भी इस दौर की एक प्रतिनिधि कहानी है जिसमें एक अपराधी के हृदय परिवर्तन को प्रस्तुत किया गया है। इसका मूल भाव यही गांधीवादी विश्वास है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी समुचित स्थितियां मिलने पर अच्छा हो सकता है। दूसरे चरण की प्रमुख कहानियां अलगई योझा। इस कहानी में प्रेमचंद दिखाते हैं कि ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा संयुक्त परिवार से ही मिल सकती है, किसी और व्यवस्था से नहीं। इसमें संयुक्त परिवार के टूटने की तरह शादी है। रघु से जी तोड़ मेहनत करने वाले व्यक्ति की दुर्दशा का चित्रण है। यह कहानी आदर्शवाद से पूर्णतः मुक्त नहीं है क्योंकि प्रेमचंद ने अंततः संयुक्त परिवार को बचा लिया है। ईदगाह, बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी में ईदगाह इस शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। सदगति, यह प्रेमचंद द्वारा दलित समस्याओं पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध कहानी है। दुखी चमार नामक चरित्र के माध्यम से उन्होंने दलितों के शोषण के सभी पक्षों जैसे अस्पृश्यता और बेगार को प्रस्तुत किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतिम हिस्से में उन्होंने दलितों के भीतर उभरती हुई विद्रोह चेतना को भी प्रस्तुत किया है। शतरंज के खिलाड़ी, इस कहानी का उद्देश्य नवाब वर्ग की निष्क्रियता पर व्यंग करना है। इसमें प्रेमचंद दिखाते हैं कि जीवन की वास्तविकताओं से कटे हुए दो नवाब कैसे शतरंज के वजीर को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, किंतु अपनी आंखों के सामने हो रही राजनीतिक उल्टा पटक व त्रासदी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करते। पूस की रात, यह प्रेमचंद की चरम यथार्थवादी कहानियों में शुमार की जाने वाली रचना है। इसमें प्रेमचंद हल्कू नामक किसान के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीब किसान को अपने फसल की रक्षा के लिए कैसे कठिनतम स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि अमीर वर्ग के लोग बिना कठोर परिश्रम के भी आरामदायक जीवन जीते हैं। कफन, यह प्रेमचंद के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है। इसके दो चरित्र
घीसू और माधव के माध्यम से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को इस हद तक संवेदनहीन बना सकती है कि निकटतम व्यक्ति की मौत भी उसे विचलित न करे। इस यथार्थ का चरम बिंदु वहां उभरता है जहां कफन के लिए इकट्ठा किए गए पैसों पर पेट की भूख भारी पड़ती है। प्रेमचंद की कहानियां कला तथा उसके योगदान पर कक्षा में विस्तृत चर्चा की जाएगी। उसी चर्चा एवं नोट का आधार बनाया जाएगा। कहानियां जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि हैं, किंतु उन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ साथ कहानी परंपरा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे प्रेमचंद की तरह सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि के नहीं बल्कि रोमांटिक या वादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं। उन्होंने कुल 69 कहानियां लिखी जो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आदि तथा इंद्रजाल कहानी संग्रहों में प्रकाशित हुई। उनकी पहली कहानी 1911 ईस्वी में लिखित ग्राम मानी जाती है। आकाशदीप पुरस्कार, मधुआ, गुंडा आदि प्रसाद की बहुचर्चित कहानियां हैं। प्रसाद का दृष्टिकोण प्रेमचंद से काफी अलग है। उनकी चेतना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है, इसीलिए देश प्रेम जैसे विषय उनकी कहानियों के केंद्र में है। इसके लिए वे अपनी कहानियों में अतीत की पृष्ठभूमि लेते हैं। सामाजिक यथार्थ से ज्यादा महत्व उन्होंने व्यक्ति के मन के भीतर विद्यमान मानसिक यथार्थ को दिया है। आकाशदीप की नायिका चंपा नायक से गहरा प्रेम करती है, किंतु उसे पता चलता है कि नायक ही उसके पिता का हत्यारा है। वह गहरे अंतर्द्वंद से गुजरते हुए नायक की हत्या का निश्चय करती है, किंतु कर नहीं पाती। पुरस्कार की नायिका मधुलिका को पता चलता है कि उसका प्रेमी राष्ट्रद्रोही है। उसके मन के भीतर कर्तव्य और प्रेम का द्वंद्व शुरू होता है। अंततः वह अपने कर्तव्य का अनुसरण करते हुए सच्चाई उजागर करती है, किंतु जब उसे पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है तो वह अपने लिए प्राण दंड मांगती है। प्रसाद की कहानी कला में कुछ मौलिक विशेषताएं स्पष्ट हैं। उनके नारी चरित्र प्रभावशाली व आकर्षक है, जो अपने समर्पण तथा त्याग से पाठक के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे प्रभावशाली नारी पात्र नहीं कहानियों से पहले कई नहीं दिखाई पड़ते। शैली की दृष्टि से प्रसाद के वर्णनात्मक शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। उन्होंने कुछ कहानियां पत्र शैली में भी लिखी है। चित्रों वाले पत्थर, आंधी तथा ग्राम गीत कहानियां आत्मकथा शैली में है। संलाप शैली का सुंदर उदाहरण आकाशदीप में देखा जा सकता है। प्रसाद की कहानियों की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व भावमयी है, जिसमें बिंब, प्रतीक व लय जैसे तत्व घनत्व के साथ उपस्थित है। इसके अतिरिक्त अतीत के वातावरण का सुंदर प्रयोग भी प्रसाद की कहानियों की विशेषता है। प्रसाद का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर मानसिक यथार्थ के महत्व को उभारा। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की वह समृद्धि परंपरा विकसित हुई, जिसमें जैनेन्द्र, लीलाचंद्र जोशी और आज्ञे जैसे समर्थक कहानीकार शामिल हैं। उत्तर प्रेमचंद युग हिंदी कहानी के विकास में 1935 से 1955 ईस्वी का समय उत्तर प्रेमचंद युग कहलाता है। यह युग दो विचारधाराओं के प्रभाव का युग है, मार्क्सवाद का तथा मनोविश्लेषणवाद। मार्क्सवाद से प्रभावित धारा को प्रगतिवादी या समाजवादी कहानी कहते हैं, जबकि फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित धारा को मनोविज्ञान या मनोविश्लेषणवादी कहानी कहा जाता है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। इस धारा के रचनाकार समाजवादी यथार्थवाद के समर्थक है, जिसे अनुसार जीवन यथार्थ की खोज आर्थिक परिस्थितियों में की जानी चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार कहानी या साहित्य की किसी भी विधा को वर्गिक शोषण व दमन का विरोध करना चाहिए। प्रगतिवादी लेखक शिल्प को गौण मानते हैं और मजदूर, किसान तथा अन्य वंचित वर्गों के शोषण व दमन का विरोध करने वाली संवेदना को साहित्य का प्राण तत्व मानते हैं। इस धारा के सबसे समर्थक लेखक यशपाल हैं। यशपाल की अधिकांश कहानियों के मूल में प्रगतिवादी चेतना देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए भूख के 3 दिन की कहानियों में बेरोजगारी तथा वर्ग भेद की समस्याएं लगातार मुखर हुई हैं। कई अन्य कहानियों जैसे
वे वो दुनिया पर आया सुख, फूलों का कुर्ता आदि में भी उन्होंने आर्थिक शोषण, नारी शोषण तथा धार्मिक आडंबर जैसी समस्याओं पर जोर दिया है। अपनी कुछ कहानियों में यशपाल ने कुछ अन्य पहलुओं को भी छुआ है। उदाहरण के लिए, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, कहानी मनोवैज्ञानिक प्रकृति की है, जिसमें लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि जीवन में काम चेतना की सहज संतुष्टि अनेक रोगों की दवा है। लगभग ऐसे ही भाग उतनी की माँ कहानी में भी व्यक्त हुआ है। यशपाल के अलावा इस धारा के अन्य लेखकों में राहुल सांस्कृत्या, नागार्जुन तथा रांगीय राघव प्रसिद्ध हैं। मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी धारा फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से वैचारिक प्रभाव ग्रहण करती है। इसमें मुख्यतः तीन कहानीकार शामिल हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी तथा अज्ञे। फ्रायड का दावा था कि मनुष्य का जीवन जिन मूल प्रवृत्ति से संचालित होता है उनमें लिबिडो या काम चेतना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार किसी व्यक्ति के मन का अध्ययन चेतना के स्तर पर करना भ्रामक व अपर्याप्त है, क्योंकि मन का बड़ा हिस्सा अचेतन और अचेतन से मिलकर बनता है। व्यक्ति के मानसिक विकार, उसकी कठु कठुआएं या ग्रंथियां इत्यादि चेतन के स्तर पर ही समझी और सुलझाई जा सकती हैं। इसके अलावा उसने व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को इड, ईगो और सुपर ईगो की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से व्याख्यात किया। फ्रायड ने अपनी धारणा के पक्ष में हजारों प्रयोग भी किए और देखते ही देखते दुनिया भर में उसके प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी। और प्रभाव जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञे जैसे हिंदी लेखकों पर भी पड़ा। मनोवैज्ञानिक की कहानियों में कथा वस्तु बाहरी जीवन अर्थात सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक जीवन की न होकर व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित होती हैं। इन कहानियों में घटनाओं का महत्व कम हो जाता है और चरित्र के अंतर द्वंद्व, चिंतन, मनन, आत्मविश्लेषण आदि का महत्व बढ़ जाता है। इनकी भाषा सीधी सपाट न होकर बेहद प्रतीकात्मक हो जाती है। लेखक की कोशिश रहती है कि चरित्र के चेतन और अवचेतन की काफी फाक को पाठक तक पहुंचा सके और इसी प्रक्रिया में पाठक को भी अपने व्यक्तित्व के भीतर तहों को समझने की अंतर्दृष्टि दे सके। प्रमुख मनोविश्लेषणवादी कहानीकार जैनेन्द्र। हिंदी कहानी की विकास यात्रा में जैनेन्द्र फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रेरित है। मनोविज्ञान कहानी धारा के प्रवर्तक कहानीकार हैं। फ्रायड के साथ साथ जैनेन्द्र पर गांधी और भारतीय दर्शन का प्रभाव भी साफ नजर आता है। जैनेन्द्र यह मानते थे कि समस्या बाहर ही नहीं मनुष्य के भीतर भी होती है, इसीलिए उन्होंने अपनी कहानियों में मानव मन की सूक्ष्म परतों का उद्घाटन किया है। पाजेब और खेल जैनेन्द्र की सबसे प्रसिद्ध कहानियां हैं। पाजेब बच्चों पर बड़ों के आश्चर्य की कथा है, जबकि खेल में पुरुषों की विध्वंसक प्रकृति तथा नारियों की सर्जक प्रकृति का द्वंद्व दिखाया गया है। जैनेन्द्र की कहानियां पारिवारिक जीवन के भीतर स्त्री की नियति तथा आडंबरनाओं का उद्घाटन भी करती हैं। ऐसी कहानियों में सबसे प्रसिद्ध हैं पत्नी और जहन्नवी। पांचवा वस्तुतः नारी जैनेन्द्र की कहानियों का मुख्य विषय है। उन्होंने ऐसी नारियों का चित्रण किया है जो घर और पतिव्रत्य की चार दीवारी से मुक्ति की आकांक्षा से स्पंदित हैं। छठे, जैनेन्द्र की कई कहानियों में कथा वस्तु के रूप में विचार और दर्शन उपस्थित हुआ है। ऐसी कहानियों में नीलम देश की राजकन्या उल्लेखनीय है। जैनेन्द्र का महत्व यह है कि उन्होंने पहली बार हिंदी कहानी में कथा वस्तु को अंतर्मुखी तथा विश्लेषणात्मक बनाया है। शिल्प के स्तर पर कथानक के आरंभ, उत्कर्ष और अंत की श्रृंखलाबद्धता को तोड़ते हुए तथा घटनाओं और चरित्रों की संख्या कम करते हुए विश्लेषण तथा प्रतीकात्मक भाषा को केंद्रीय महत्व प्रदान किया है। इलाचंद जोशी ने अपनी कहानियों में जीवन के उपेक्षित, कुंठित, मनोग्रंथित, पीड़ित और परिस्थितियों के चुंगल में विवश और असहाय पात्रों को लेकर उनके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। अनाश्रित, दिवाली और होली, पतिव्रता या
ची आदि उनकी प्रमुख कहानियां हैं। कहानीकार अज्ञ अज्ञ आधुनिक हिंदी साहित्य के शिखर रचनाकार हैं। उन्होंने कविता, उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ कहानी लेखन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो परंपरा जैनेन्द्र ने शुरू की थी उसे पूर्णतः अज्ञ ने ही प्रदान की। अज्ञ का पहला कहानी संग्रह त्रिपथगा 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य कहानी संग्रहों में परंपरा और जयदोल महत्वपूर्ण है। अज्ञ की कहानियां सूक्ष्म विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्व की कहानियां हैं। उनकी कहानियों पर मुख्यतः दो विचारधाराओं का प्रभाव नजर आता है, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद तथा सार्थ के अस्तित्ववाद का। इन दोनों विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण अज्ञ की कहानियों में व्यक्तित्व तथा उसके मानसिक पक्षों की केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ है। अज्ञ की अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है। शहरीकरण, मध्य वर्ग के विस्तार आदि के कारण किसी प्रकार व्यक्ति यांत्रिक जीवन का शिकार हो जाता है। किस प्रकार ऊब और घुटन जैसे तत्व उसके जीवन में शामिल हो जाते हैं, यह तत्व उनकी कहानियों में प्रबल है। रोज ग्रेनिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इसी कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। अज्ञ की कहानियों में पर्याप्त वैविध्य भी दिखाता है। उदाहरणतः जयदोल तथा पठार का धीरज जैसी कहानियों में रोमांस और यौन चेतना के चित्र दिखते हैं, जो फ्रायड के प्रभाव से निर्मित हैं। मेजर चौधरी वापसी जैसे कहानियों में व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण है। परंपरा आग्रह की कहानियों में मध्य वर्ग के सामाजिक पक्षों का चित्रण है, जबकि पुलिस की सिटी जैसी कहानियों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को विषय बनाया गया है। क्रांति के समर्थन में लिखी गई कहानियों में रीति और अकलंक, द्रोही, विपथगा आदि कहानियां भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें बड़े आवेगपूर्ण ढंग से क्रांति के लिए मर मिटने वाले लोगों को अंकित किया गया है। अपने रोमानी रुझान के कारण अज्ञ का मन सबसे अधिक स्त्री और प्रेम संबंधों के अंकन में रमता है। इस दृष्टि से अमर वल्लरी और हर सिंगार कहानियां उल्लेखनीय हैं। लेटर बॉक्स, शरणदाता, बदला आदि कहानियां देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई हैं। अज्ञ की कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनमें मानवीय और प्रगतिशील तत्वों के स्वीकार का आग्रह देखा जा सकता है। इस संदर्भ में विसा और चिड़ियाघर जैसी कहानियां महत्वपूर्ण है। शिल्प के धरातल पर अज्ञ की कहानियों में निम्नलिखित विशेषताएं लक्षित की जा सकती हैं। कहानियों में कथानक लगभग खत्म हो गया है, उसकी जगह मानसिक सत्य ने ले लिया है। कहानी का पारंपरिक ढांचा, जिसमें आरंभ, उत्कर्ष और अंत की श्रृंखलाबद्ध होती है, वह अज्ञ की कहानियों में टूट जाती है। कहानी का अंत किसी आदर्श या उद्देश्य के बिंदु पर नहीं होती। अज्ञ ने अपनी कहानियों में भाषा का अत्यंत सजग एवं सधा हुआ प्रयोग किया है। वहाँ शब्दों का अव्यय नहीं दिखाई देता है। बिंबात्मकता एवं प्रतीकात्मकता का गुण उनकी भाषा में दिखाई देती है। शैली के धरातल पर पूर्व दीप्त, चेतना प्रवाह, प्रत्यावलोकन, पत्र आदि शैलियों का प्रयोग अज्ञ की कहानियों में दिखाई देता है। 8वां, अज्ञ ने हिंदी कहानी परंपरा को कई स्तर पर समृद्धि प्रदान की है। सर्वप्रथम उन्होंने घटनाओं के स्थान पर सूक्ष्म विश्लेषण की कहानी का आधार बनाया है। इसके अलावा उन्होंने मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद जैसी पश्चिमी विचारधाराओं को भारतीय स्थिति के अनुसार ढालने का सृजनात्मक कार्य किया है। शिल्प के स्तर पर उन्होंने पूर्व दीप्ति, फ्लैशबैक, चेतना प्रवाह शैली, प्रत्यालोकन शैली जैसे पत्र शैली तथा प्रतीकात्मक और बिंबात्मक भाषा जैसे अनेक सफल प्रयोग किए। कहा जा सकता है कि नई कहानियों के बीज अज्ञ के यहाँ साफ तौर पर दिखाई देते हैं।
नई कहानी हिंदी कहानी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो मोटे तौर पर 1955 से 1963 ईस्वी के बीच विकसित हुआ। 1956 ईस्वी में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकाला, जिसमें 18 लेखों की कहानियां शामिल की गईं। इसी विशेषांक के आधार पर इन कहानियों को नई कहानी कहा गया। नई कहानी के प्रस्तावकों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव तथा कमलेश्वर शामिल हैं। इनके अतिरिक्त निर्मल वर्मा, उषा प्रियवंदा, कृष्ण सोबती, अमरकांत, मन्नू भंडारी भी इसी आंदोलन से जुड़े प्रसिद्ध कहानीकार हैं। नई कहानी का प्रवर्तक कौन है, इस प्रश्न पर विवाद है। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा द्वारा लिखित कहानी परिंदे को पहली नई कहानी माना है। दूसरी ओर बच्चन सिंह ने मार्कंडे द्वारा रचित कहानी दादी को पहली नई कहानी बताया है। समानतः सहमति यही है कि परिंदे हिंदी की पहली नई कहानी है। नई कहानी की परिस्थितियां, नई कहानी आंदोलन पर इसके समय की परिस्थितियों का गहरा असर दिखाई पड़ता है। 1950 ईस्वी के बाद हिंदी साहित्य की हर विधा में नवलोक लेखन की प्रवृत्ति विकसित हुई, जैसे नई कविता, नई समीक्षा, नई उपन्यास व नई कहानी। इन सभी आंदोलन के मूल में प्राय एक सी परिस्थितियां कार्यरत थीं। इस समय आजादी से मोहभंग होने लगा था, जिसने साहित्यकारों को निरर्थकता बोध से भर दिया था। इसी समय तीव्र शहरीकरण होने लगा। गांव से जो व्यक्ति शहर में आकर बसे, उन्हें रोजगार तो मिला, किंतु अकेलेपन और अलगाव जैसी समस्याओं ने उन्हें संबंधहीन, एकाकी व निरर्थक जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। इसी समय शहरी व शिक्षित मध्य वर्ग का तेजी से विकास हुआ, जो सामाजिक दायित्वों के स्थान पर अपने व्यक्तिगत हितों व सपनों को लेकर ज्यादा चिंतित था। इसी समय नारी शिक्षा, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने लगी थी, जिसके कारण स्त्री पुरुष संबंध में बुनियादी परिवर्तन आने लगा। पारिवारिक ढांचा टूटने लगा और यौन नैतिकता को खारिज किया जाने लगा। इन्हीं सब परिस्थितियों में शहरी मध्य वर्ग के टूटने व अवसाद को नई कहानी ने अपना विषय बनाया। नई कहानी के वैचारिक प्रेरणा स्रोतों में अस्तित्ववादी विचारधारा की भी महती भूमिका रही है। अस्तित्ववाद एक यूरोपीय विचारधारा थी, जिसका विकास विश्व युद्ध के दौरान हुआ। सार्त्र, कामू, हाइडेगर आदि इसके प्रमुख विचारक थे। साहित्यिक जगत पर सर्वात्र का प्रभाव अन्य विचारकों की तुलना में अधिक पड़ा। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य को स्वयं को साध्य समझते हुए अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में स्वयं चयन करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं निर्णय करता है वह प्रामाणिक है, जबकि दूसरे के निर्णयों के अनुसार स्वयं को वस्तु बना लेने वाला व्यक्ति अप्रामाणिक है। प्रामाणिक व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयास करे वह पूर्णतः हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि हर निर्णय तथा हर स्थिति में कुछ न कुछ अधूरापन छूट ही जाता है। व्यक्ति का जीवन इन अधूरों निर्णयों तथा उनसे उत्पन्न वेदनाओं से ही निर्मित होता है, जिसमें अधूरापन, अजनबीपन, एलिनेटेशंस तथा विसंगति, एब्सर्ड जैसी स्थितियां अनिवार्य हैं। प्रामाणिक व्यक्ति इन नकारात्मक स्थितियों से बचकर भागने की बजाय उन्हें अपने जीवन का सहज हिस्सा मानता है। अस्तित्ववाद की इस विचारधारा ने जो भावबोध उत्पन्न किया है, उसने नई कहानियों में अधूरेपन और विसंगति जैसे मनोभावों को महत्वपूर्ण जगह दी है। नई कहानी को नई कहानी क्यों कहते हैं? नई कहानी के नामकरण पर यह प्रश्न हमेशा उठता रहा है कि इसमें नई शब्द का अर्थ क्या है। काल की दृष्टि से तो हर कहानी अपनी पूर्ववर्ती परंपरा से नई होती ही है, फिर इसे ही नई कहानी क्यों कहा गया? वस्तुतः यह समस्या सिर्फ नई कहानी की नहीं, बल्कि नव लेखन के दौर की सभी विधाओं जैसे नई कविता, नई समीक्षा इत्यादि की है। नई कहानी के समर्थकों का दावा है कि नई कहानी सचमुच पहले की सारी परंपरा से कई मायनों में अलग है, क्योंकि यहाँ जीवन के प्रति जो नजरिया मिलता है वह पहले के किसी भी साहित्य में नहीं मिलता। संक्षेप में नई कहानी को 4 बिंदुओं की पूर्ववर्ती कहानी परंपरा से अलग किया जा सकता है। पहले की कहानियों में कोई
न कोई उद्देश्य दिखाई पड़ता था। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग में उपदेश देना, प्रगतिवादी कहानियों में सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करना तथा कई अन्य कहानियों में मनोरंजन करना इत्यादि। नई कहानी घोषित रूप से किसी भी थोपे हुए उद्देश्य का विरोध करती है। वह सिर्फ वास्तविक जीवन के प्रस्तुत भर कर देना चाहती है। पहले की सभी कहानियों में कथानक को अत्यधिक महत्व मिलता रहा है। प्रेमचंद युगों की कहानियों में तो साफ तौर पर एक सरल और सुसंगठित कथानक दिखता है, जो आदि, मध्य और अंत जैसे बिंदुओं के माध्यम से विकसित होता है। जैनेन्द्र की कहानियों में कथानक अंतर्मुखी हो गया किंतु खत्म नहीं हुआ। नई कहानियों में कथानक बिखर गया, छिन्न भिन्न हो गया। इसका मूल तर्क यह है कि यदि जीवन में ही बिखराव है तो कहानी में बिखराव क्यों न हो। यहाँ कथानक घटनाओं के माध्यम से निर्मित नहीं होता, स्थिति के माध्यम से संचरित होता है। पहले की कहानियों में संयोग और असमिकता जैसे नाटकीय तत्व प्रबल रूप में उपस्थित रहते थे। इन तत्वों के कारण कहानी में रोचकता और नाटकीयता, तनाव की सृष्टि तो होती थी किंतु कहानी उतनी ही मात्रा में यथार्थ से दूर हो जाती थी। नई कहानी संयोग तत्वों के से सामान्यतः परहेज करती है। यहाँ कुछ भी अचानक नहीं घटता, सभी चीजें स्वाभाविक रूप से दिखती हैं। पहले की कहानियों के केंद्र में या तो उच्च वर्ग दिखता था या कभी कभी निम्न वर्ग, बड़े घर की बेटी और कफन क्रमशः इन दोनों प्रवृत्तियों के उदाहरण है। मध्य वर्ग कहीं कहीं दिखता था किंतु मध्य वर्ग की विशिष्ट सोच तथा स्थितियों की जटिल प्रस्तुति नहीं होती थी। जैनेन्द्र और अज्ञान ने इस प्रवृत्ति को शुरू जरूर किया किंतु नई कहानी ही वह आंदोलन बना जिसने शहरी मध्य वर्ग को कहानी के केंद्र में ला खड़ा किया। नई कहानी की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। नई कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल। ये कहानीकार मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवाद या किसी भी अन्य विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मानने को तैयार नहीं है। इनकी स्पष्ट मान्यता है कि कहानी जीवन के वास्तविक अनुभव के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। मोहन राकेश तथा निर्मल वर्मा की कहानियों में भोगे हुए यथार्थ की छटपटाहट सबसे प्रबल रूप में दिखती है। नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्य वर्ग का जीवन है। बड़े शहरों में मध्य वर्ग की कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, जैसे अपने जड़ों से उखड़ने की त्रवसादी और सामाजिक संबंधों के अभाव से उत्पन्न होने वाला अकेलापन, त्रवसात्र, अजनबीपन व निरर्थकता बोध आदि। नई कहानी ने शहरी मध्य वर्ग की इन पीड़ाओं को विस्तार पूर्वक व्यक्त किया है। ऐसी कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं अकेले, मन्नू भंडारी, टूटना, राजेंद्र यादव, मिस पाल, मोहन राकेश। नई कहानी का सबसे प्रमुख विषय मानवीय संबंधों में विद्यमान बिखराव की समस्या है। जब ग्रामीण समाज अपने पारंपरिक ढांचे से अलग होकर शहरी मध्य वर्ग में शामिल हुआ तो संयुक्त परिवारों में बिखराव आना शुरू हुआ। पारिवारिक संबंध भी उपयोगितावादी नजरिए से देखे जाने लगे। नई कहानी में रिश्तों कि यह टूटन अत्यंत मुखर रूप में उपस्थित है। उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी इसकी प्रतिनिधि उदाहरण है, जिसमें एक रिटायर्ड व्यक्ति अपने घर लौटता है और पाता है कि वहां उसकी कोई जरूरत नहीं है। भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत भी ऐसी ही उदाहरण है, जिसमें एक वृद्धा के अनुपयोगी तथा अप्रस्तुति योग्य होने का दर्द व्यक्त हुआ है। नई कहानी का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है नारी और पुरुष के संबंधों में आया हुआ महत्वपूर्ण बदलाव। 19वीं सदी के नवजागरण से जो नारी मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, उसने 1955 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते नारी को कई आर्थिक सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। शहरों में रहने वाली यह आत्मनिर्भर नारी आत्मसम्मान से समझौता करने को तैयार न थी, जबकि सामंती परंपरा की जकड़न से बधा हुआ पुरुष उसे स्वतंत्र व्यक्ति का दर्जा देने को तैयार न था। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इस दौर में तलाक और विवेतर संबंध जैसी प्रवृत्तियां तेजी से उभरने लगी। नई कहानी में व्यापक स्तर पर यह
तनाव परिलक्षित होता है। उदाहरणतः सावित्री, नंबर 2 और धर्मवीर भारती, लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा, यही सच है, मन्नू भंडारी, एक और जिंदगी, मोहन राकेश। नई कहानी यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या करती है। परंपरा में माना जाता रहा है कि कोई व्यक्ति नैतिक है या नहीं, इसका निर्णय उसके यौन जीवन की एक अनिश्चितता से किया जाना चाहिए। नई कहानी के सामर्थ्य इस धारणा को नकारते हैं। उनका दावा है कि नैतिकता इस बात से तय होती है कि व्यक्ति समाज के प्रति कितने कर्तव्य निभाता है। व्यक्ति की यौन इच्छाएं तो भूख, नींद और भय की तरह स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, जिन्हें नैतिकता से नहीं जोड़ा जा सकता। धर्मवीर भारती और मोहन राकेश की कहानियों में यह बात प्रखर रूप में दिखती है। कृष्ण सोवती की लंबी कहानी मित्रों मर जानी स्त्री के संबंध में यौन नैतिकता को नए प्रतिमान गढ़ती है। नई कहानी में कुछ कहानियां ऐसी भी मिलती हैं जो शहरी यथार्थ और संबंधों को टूटने जैसे विषयों से भिन्न हैं। ये वे कहानियां हैं जिन में अपने समय की सामाजिक समस्याओं का दर्द नजर आता है। ऐसी प्रसिद्ध कहानियों में अमरकांत की जिंदगी और जो को वंचित वर्ग के शोषण की समस्या, मोहन राकेश की मलबे का मालिक विभाजन की त्रासदी, धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो स्त्री के सामाजिक वंचन की समस्या तथा हरिशंकर परसाई की भोलाराम का जीव व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार की समस्या प्रमुख है। नई कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता शिल्प के स्तर पर नजर आती है। पहले की कहानियों में भी शिल्पगत परिवर्तन होते रहे, किंतु जितनी प्रयोगशीलता नई कहानी में दिखती है उतनी और कहीं नहीं। शिल्प के स्तर पर नई कहानी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किए। पहले की कहानियों में कथानक की एक निश्चित संरचना जरूर उपस्थित होती थी, जिसमें घटनाओं की श्रृंखला आदि, मध्य, अंत, द्वंद्व तथा चरम सीमा आदि के माध्यम से निश्चित क्रमानुसार बढ़ती थी। किंतु नई कहानी में घटनाओं की श्रृंखला नजर नहीं आती। किसी छोटी सी घटना या क्षणिक अनुभूति पर ही पूरी कहानी लिखी दी जाती है। एक आधा कहानी में तो दोहरे और समानांतर कथानक का प्रयोग भी है, जैसे कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बसिया, जिसमें राजा रानी को लोक कथा के समानांतर जगपति और चंदा का वर्तमान जीवन कथा चलती है। नई कहानी की दूसरी शिल्पगत विशेषता भाषा के स्तर पर दिखती है। यह भाषा प्रेमचंद की परंपरा की नहीं, बल्कि प्रसाद, ज्ञानेंद्र और अज्ञा की भाषिक परंपरा के परिमार्जन से निर्मित हुई भाषा है। इस भाषा में प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता और लयात्मकता के तत्व इतने गहराई से घुले मिले हैं कि यह कविता की भाषा जैसे असर छोड़ती है। इस भाषा की पहचान कई कहानी के शीर्षकों से ही हो जाती है, जैसे उलझते धागे, फौलाद की आकाश, इंसान के खंडहर, मलबे का मालिक, छोटे छोटे ताजमहल, जिंदगी और गुलाब के फूल इत्यादि। इस काल में कहानी लेखन की नई नई शैलियां विकसित हुई। पत्र शैली, चेतना प्रवाह तथा प्रत्यालोकन शैली तो सीमित मात्रा में पहले भी दिखती थी। नई कहानी ने इनके अतिरिक्त डायरी शैली और फंतासी शैली का भी पर्याप्त प्रयोग किया। नई कहानी की सीमाएं, कई आलोचकों ने नई कहानी आंदोलन की सीमाओं पर चर्चा की है तथा कई आरोप भी लगाया है कि इसकी प्रमुख सीमाएं इस प्रकार हैं। नई कहानी का दावा था कि यह प्रमाणित अनुभूतियों की कहानी है। 1960 तक पहुंचते पहुंचते यह स्थिति आ गई कि जब मौलिक अनुभव नहीं बचे तो ये कहानीकार अनुभूतियों की खोज करने लगे और भोगा हुआ यथार्थ यहाँ पहुंचकर सोचा हुआ यथार्थ नजर आने लगा। यह बात ठीक है कि नई कहानी में व्यक्त समस्याएं अपने समय के ऐतिहासिक दबावों से उत्पन्न हैं, किंतु एक तो वे समस्या केवल शहरी मध्य वर्ग की है, न कि समाज के अधिकांश सदस्यों की। दूसरे, इन कहानीकारों ने समस्याओं को सिर्फ उठाया भर है, उनके समाधान की कोई कोशिश इनके यहाँ नजर नहीं आती।
इसीलिए नई कहानी सामाजिक निष्क्रियता की कहानी है, सक्रियता की नहीं। नई कहानी ने यौन नैतिकता पर तार्किक प्रश्न जरूर उठाए हैं, किंतु यह साफ तौर पर नजर आता है कि कई स्थानों पर इन कहानीकारकों ने अनावश्यक रूप से यौन प्रसंगों को कहानियों में ठूंसा है। इन कहानियों को पढ़कर कभी कभी यूं लगता है कि समाज की मूल समस्या केवल यौन कुंठाओं तक सीमित रह गई है। नई कहानी की शुरुआत रोमानियत और कल्पना का विरोध करने से हुई थी, किंतु आगे चलकर कई नई कहानियों में यही तत्व प्रबल हो गया। उदाहरण नीली झील कहानी में नायक द्वारा प्रेम के लिए झील को ही खरीद लेने की का प्रसंग काल्पनिक प्रतीत होता है। नई कहानी का मूल्यांकन स्पष्ट है कि नई कहानी ने पहले की कहानी परंपरा को एक झटके में बदल डाला। प्रेमचंद का ग्रामीण और सामाजिक यथार्थ यहाँ हाशियों पर चला गया और शहरी मध्य वर्ग का भोगा हुआ यथार्थ अपनी तमाम निराशा और मोह भंग के साध केंद्र में आ गया। कथानक और भाषा शैली के स्तर पर भी इतने व्यापक परिवर्तन हुए कि कहानियों की संरचना पूर्णतः बदली हुई नजर आने लगी। यूं नई कहानी पर आक्षेप कम नहीं है। सामाजिक निष्क्रियता और अत्यधिक प्रयोगशीलता के आरोप पर इस पर लगते हैं, किंतु यह समझने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हिंदी कहानी के इतिहास का सबसे सशक्त रूप यही नजर आता है। कहानीकार मोहन राकेश नवलेखन के दौर के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्होंने हिंदी नाटक और रंगमंच के साथ साथ कहानी के विकास में भी अग्रणीय भूमिका निभाई है। इनका संबंध नई कहानी आंदोलन से है, जो सामान्यतः 1955 से 1963 ईस्वी तक प्रचलित था। राजेंद्र यादव और कमलेश्वर के अतिरिक्त नई कहानी आंदोलन के तीसरे प्रस्तावक मोहन राकेश ही हैं। नई कहानी जिस भोगे हुए यथार्थ या अनुभूति का प्रामाणिकता के तत्वों पर बल देती हैं, वह सबसे स्पष्ट तौर पर मोहन राकेश की ही कहानियों में ही दिखाई पड़ता है। उनकी पहली कहानी दोराह थी। मोहन राकेश के लेखन पर जिस विचारधारा का सबसे ज्यादा प्रभाव है वह है अस्तित्ववाद। वे अस्तित्ववाद के इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या गलत निर्णय करने या निर्णय न कर पाने की समस्या है। इसी प्रक्रिया में उसका जीवन निरंतर विसंगत होता चला जाता है। उनके कुल 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर एक और जिंदगी और फौलाद का आकाश। मोहन राकेश की कहानियों का सब पहला संग्रह इंसान के खंडहर है। इन कहानियों में वे अपने आसपास के जीवन को खुली आंखों से देखते हैं और मंदिरों में धर्म के नाम पर पलने वाली विद्रूपताओं का उद्घाटन करते हैं। इस संदर्भ में खंडहर तथा सीमाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। खंडहर में मंदिर और गली के परिवेश में कुंठित वासनाओं का चित्रण किया गया है। मरुस्थल कहानी वस्तुतः पूंजीवादी सभ्यता का मरुस्थल है, जिसमें पते संबंधों का मरुस्थल कहानी राजस्थान के परिवेश पर केंद्रित है, लेकिन यह बाह्य मरुस्थल अपने आप प्रतीकार्थ में है। जिस आंतरिक मरुस्थल की और संकेत करता है, वही कहानी को महत्वपूर्ण बनाता है। वासना की छाया और कंबल मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों पर केंद्रित है। वासना की छाया का बूढ़ा जाट अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद स्त्री के सहवास सुख से वंचित, सब ओर से निराश होकर अपनी 13 वर्षीय बेटी पुष्पा को बदलकर अपने लिए औरत ले आता है। इसे बुरा भी नहीं समझा जाता। कंबल शरणार्थी की बेबसी तथा उनकी असहायता से लाभ उठाने की प्रवृत्ति की कहानी है। मोहन राकेश के समूचे रचनाकार में ऐसी कहानियों की सूची काफी लंबी है, जिनमें वे स्त्री और पुरुष को अलग अलग इकाई मानकर उनकी लक्षणीयता, हताश, कुंठाओं, तनाव और निर्णयहीनता से उत्पन्न विक्षोभ को चित्रित करना चाहते हैं। खाली तथा एक और जिंदगी कहानी इस
कहानियां इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक और जिंदगी में नायक न तो छूटी हुई जिंदगी को छोड़ पाता है और न ही नई जिंदगी को सहजतापूर्वक स्वीकार कर पाता है। मोहन राकेश की कहानियों का केंद्रीय विषय संबंधों को की टूटन है, जो स्त्री पुरुष संबंधों में आए बदलाव का परिणाम है। राकेश ने लिखा भी है कि मेरी कहानियां संबंधों की यात्रा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं। इस दृष्टि से मिस पाल उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है। अपनी कुछ कहानियों में उन्होंने स्वतंत्र होती हुई नारी के जीवन में निहित त्रसादी को भी उभारा है। ऐसी कहानियों में ग्लास टैंक सबसे प्रसिद्ध है। स्त्री पुरुष संबंधों के दायरे के बाहर मोहन राकेश की कुछ उल्लेखनीय कहानियां स्त्री की वर्जना विहीन सहज छवि को चित्रित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कामकाजी महिलाओं के आर्थिक और भावनात्मक शोषण की ओर भी उनकी नजर गई है। इस संदर्भ में आद्रा तथा अपरिचित कहानियां उल्लेखनीय हैं। मोहन राकेश की कुछ अन्य कहानियां आखिरी सामान मिस पाल भूखे और सुहागिने आदि स्त्री को उसके पूरे सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करती हैं। अपनी कुछ अन्य कहानियों में मोहन राकेश ने कुछ अन्य विषयों पर भी कलम चलाई है। उदाहरण के लिए मलबे का मालिक कहानी में विभाजन का उन्माद दिखाया गया है। जंगला कहानी में बदलते हुए मूल्यों से उत्पन्न तनाव को प्रदर्शित किया गया है, जबकि एक अन्य कहानी परमात्मा का कुत्ता में व्यवस्था में निहित विसंगतियों की विस्तार पूर्वक उभारा गया है। हिंदी कहानी के विकास में मोहन राकेश का कई स्तरों पर योगदान दिखाई देता है। उनकी भाषा अत्यंत सामर्थ्य है, जो नाटकीय तनाव को धारण करने की वजह से कहानी को अनुभूति का विषय बना देती है। उनके चरित्रों में न कोई नाटक है न खलनायक। यूं लगता है कि नायकत्व और खलनायकत्व परस्पर घुलनशील हैं। वास्तविक नायकत्व और खलनायकत्व तो परिस्थितियों के आसपास हैं, जो किसी भी चरित्र को अपने अनुसार बना देती हैं। इसीलिए कुछ समीक्षक राकेश की कहानियों को स्थिति प्रधान कहानियां कहते हैं और लगभग यही विशेषताएं उनके नाटकों में भी दिखाई पड़ती हैं। कहानीकार कृष्ण सोभती हिंदी की नारी लेखन परंपरा की सबसे सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में अत्यंत प्रामाणिक लेखन किया है। नारी लेखन के समर्थक नारीवाद की इस प्रमुख मान्यता से सहमत हैं कि नारी की समस्याओं को नारियां ही समझ सकती हैं, पुरुष नहीं, क्योंकि संवेदना चाहे कितनी भी गहरी हो वह स्वयं वेदना के समकक्ष नहीं हो सकती। कृष्णा सोबती के कथा साहित्य में नारीवाद का ही यही बीज भाव लगातार विकसित हुआ है। कृष्ण सोबती की सबसे प्रसिद्ध लंबी कहानी मित्रों मरजानी है। इस कहानी को हिंदी की अब तक की सबसे बोल्ड कहानी में शुमार किया जाता है। इसका मूल विषय है स्त्री पर लादी गई यौन वर्जनाओं का अतिक्रमण। इसकी नायिका तमाम सामाजिक संस्कारों व विश्वासों को खारिज करते हुए अपनी यौन इच्छाओं को सहजता से स्वीकार करती है। उसके पहले के संपूर्ण साहित्य में पुरुष यौनिकता केंद्र में थी। इस कहानी ने एक झटके में उस ढांचे को तोड़ दिया और स्त्री यौनिकता को स्वतंत्र पहचान दी। कृष्ण सोबती का एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह बादलों के घेरे है। इसमें शामिल सभी कहानियां नई कहानी आंदोलन से जुड़ती हैं। इन कहानियों की मूल समस्या पारिवारिक संबंधों की टूटन और स्त्री पुरुष संबंधों में आया बदलाव ही है। बादलों के घेरे में उनकी लंबी कथा यात्रा को समेटी 24 कहानियां हैं। इन सभी कहानियों को मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में वे कहानियां आती हैं जिन्हें सामान्यतः प्रेम और स्त्री पुरुष संबंधों की कहानियां कहा जाता है। बादलों के घेरे कुछ नहीं कोई नहीं, दोहरी सांझ, पहाड़ों के साए तले तथा 2 राहें 2 बाहें आदि इसी वर्ग की कहानियां हैं। इन कहानियों में एक सैलानी किस्म की युवती को केंद्र में रखकर
असफल प्रेम की रोमानी और काफी कुछ भावुक लगने वाली स्थितियों को बुना गया है। दूसरे वर्ग की कहानियों में स्त्री की नियति को उसके परिवेशगत द्वंद्वात्मक संबंधों के संदर्भ में आंकने की कोशिश की गई है। इन कहानियों में कृष्ण सोबती निषेध और नकारवादी दृष्टि को खारिज करती हुई स्त्री की यातना को उसके पूरे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंकित करती हैं। बदली बरस गई, गुलाब जल, गडेरिया और आजादी सम्मोजान की आदि इस वर्ग की उल्लेखनीय कहानियां हैं। तीसरे वर्ग की कहानियां अविभाजित पंजाब और देश विभाजन की त्रसादी यातनाओं और विडंबनाओं से संबंधित है। मानवीय सद्भाव के क्षरण वाले उस भयावह दौर में भी भावुक हुए बिना कृष्ण सोबती उस मानवीय तत्व को रेखांकित करती हैं जो मनुष्य में बचे हुए विश्वास को जिंदा रखे हुआ था। सिक्का बदल गया, डरो मत तथा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा आदि ऐसी ही कहानियां हैं। कृष्ण सोबती ने अपनी प्रत्येक कहानी में कथ्य के अनुरूप भाषा का चयन किया है। इसीलिए हर रचना में भाषा अपनी पारंपरिक अभिव्यक्ति को तोड़कर एकदम नई अभिव्यक्ति ढूंढने में सक्षम हो सकती है। इनकी कहानियों का भाषा मन की सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ने की क्षमता रखती है। छोटे छोटे वाक्यों से गठित संवाद कहानी को प्रभावपूर्ण एवं संप्रेषणीय बनाते हैं। कृष्णा सोबती की कथा भाषा में मनुमुक्त, मार, हुलेरे, सयाले, भौड़े आदि अनेक देशज शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। भाषा में गालियों का भी प्रयोग हुआ है जिसे लेकर अश्लीलता के भी आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कई आलोचकों ने इसे यथार्थ की अभिव्यक्ति से जोड़कर देखा है। हिंदी कहानी के विकास में कृष्ण सोबती का अभूतपूर्व योगदान है। एक तो उन्होंने पहली बार ऐसी भाषा शैली विकसित की जिसे पंजाबी मिश्रित हिंदी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पंजाब की आंचलिक संस्कृति के जीवंत चित्र भी इनकी कहानियों में मिलते हैं। उनका महत्व उस सफागोई बोल्डनेस की वजह से है जो उनके नारी विश्लेषण में दिखती है। उनकी कहानियों में पहली बार नारी की स्वतंत्र व्यक्ति का दर्जा मिला है। इस रूप में कहें तो जो कार्य सिद्धांत के स्तर पर द सेकंड सेक्स की लेखिका सिमोन द बोउआ ने किया था, वही हिंदी कहानियों के स्तर पर कृष्ण सोबती ने किया। समकालीन कहानी, षटोत्तर कहानी, नई कहानी के बाद की हिंदी कहानी का समानतः समकालीन कहानी या षटोत्तर कहानी कह दिया जाता है। इसके अंतर्गत कई कहानियां आंदोलन, सीमित या व्यापक रूप में दिखते हैं, जिनमें प्रमुख है अ कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी तथा सक्रिय कहानी। इन आंदोलनों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है।